हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडागोजी में लैंग्वेज स्किल देखने जा रहे हैं, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। तबीयत थोड़ी कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए क्लास थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। लेकिन जैसे ही तबीयत थोड़ी ठीक होती है, क्लासेस अपनी ट्रैक में आ जाएंगी और प्रॉपर क्लासेस फिर कंटिन्यू होंगी। तो चलिए फिर हम क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं हम। भाषा कौशल की यदि हम बात करें तो कितने प्रकार के भाषाई कौशल होते हैं? तो 4 प्रकार के भाषाई कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो होता है हमारा LSRW। LSRW की बात करें तो L से होता है लिसनिंग। L से क्या होता है? तो L से होता है लिसनिंग। S से होता है हमारा स्पीकिंग। R से होता है हमारा रीडिंग और W से होता है हमारा राइटिंग। क्या होता है? राइटिंग। तो ये 4 प्रकार के भाषाई कौशल हैं, लैंग्वेज स्किल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा यदि हमसे एग्जाम में क्रम पूछा गया तो क्रम हमेशा याद रखना। LSRW। L सुनना, फिर S बोलना, R पढ़ना और W लिखना। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्रम को भी याद रखिएगा। तो LSRW की यदि हम बात करें तो ये क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा का जब हम अर्जन करते हैं, तो ये भाषाई कौशल का यह एक क्रम, यह एक प्रक्रिया है। LSRW भाषाई अर्जन की प्रक्रिया है। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक, लिसनिंग और रीडिंग जो होती है हमारी LSRW में, जो L और R है, ठीक है, लिसनिंग और रीडिंग, ये क्या होता है? तो ये रिसेप्टिव स्किल कहलाती है। क्या कहलाती है? ये रिसेप्टिव स्किल कहलाती है। लेकिन जो स्पीकिंग और राइटिंग होती है वो प्रोडक्टिव स्किल कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये आप ग्रहण कर रहे हो, सुन रहे हो, ग्रहण किए, पढ़े तो ग्रहण किए, लेकिन जब आप बोले तो आप क्या कर रहे हो? स्वयं आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो। आप एक उत्पादक की तरह हो, बोल रहे हो। जब आप लिख रहे हो तो आप एक उत्पादक की तरह काम कर रहे हो। आप में कौन सी स्किल काम कर रही है? प्रोडक्टिव स्किल काम कर रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो LSRW का जो क्रम होता है, जो LSRW का जो क्रम होता है, उसमें L और R हमेशा रिसेप्टिव होते हैं। आप वहाँ पे ग्रहण कर रहे होते हो, आप वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करके आप पैसिवली पार्टिसिपेट करते हो, पैसिव स्किल कहलाती है। लेकिन जब आप बोलते हो, जब आप लिखते हो तो आप प्रोड्यूसर की तरह होते हो, यानी कि आप स्वयं एक उत्पादक हो। तो वहाँ पे आपकी कौन सी स्किल काम कर रही होती है? प्रोडक्टिव स्किल, और इसे ही हम कहते हैं एक्टिव स्किल, यानी कि आप सक्रिय रूप से वहाँ कार्य करते हो। ठीक है, बोल रहे हो, सक्रियता दिखा रहे हो, लिख रहे हो, सक्रियता दिखा रहे हो। लेकिन सुन रहे, ठीक है, सुन लिया हमने, सुन लिए, आप वहाँ पे क्या हो? सक्रिय नहीं हो, पैसिवली बिहेव कर रहे हो। आप जब कभी भी पढ़ रहे हो, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, बेड में लेटे हुए हैं, तो मतलब समझ रहे हो, घूम रहे हैं या फिर कुछ भी, हाँ ठीक है, पढ़ लिया हमने, तो वो आप वहाँ पे उतने एक्टिव नहीं हो रहे हो, रीड कर रहे हो केवल। तो लिसनिंग और रीडिंग आपकी रिसेप्टिव स्किल होती है, ग्रहण करने, आप वहाँ पे ग्रहण करते हो। ठीक है, लेकिन जब आप बोलते हो, जब आप लिखते हो, तब आप क्या कर रहे हो? प्रोड्यूस कर रहे होते हो। ठीक है, याद रहेगा। आप लोगों को ये सभी चीज़ें पता ही होंगी, लेकिन एक तरीके से आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो जा रहा है। लेकिन जिन्हें नहीं पता है तो वो यहाँ पे जानकारी क्या करें? तो अर्जन कर रहे हैं, जैसे कि अर्जन ही हो रहा है तो अर्जन हो रहा है। ठीक है, फिर यानी कि all language learners will need to develop their skills in each of these areas, and language class should incorporate in activities related to all these skills.
लेकिन एनसीएफ 2005 जो है वो क्या बोलती है इसके बारे में, लैंग्वेज स्किल के बारे में, उसका भी कुछ कहना है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कहना है। क्या कहना है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का क्या कहना है? तो इसकी यदि हम बात कर रहे हैं तो इनका कहना है, इस फ्रेमवर्क का कहना है कि स्पीच एंड लिसनिंग, रीडिंग and writing are all generalized skills and children's mastery over them becomes the key factor affecting success at school. नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का कहना है कि जो आप बोलते हो यानी कि स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये एक जनरलाइज्ड स्किल्स है और बच्चों को इसमें महारत हासिल करना है यदि उनको अपने विद्यार्थी जीवन में या फिर यदि उन्हें अपने विद्यालय में यदि सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि ये एक ऐसे कौशल हैं, ये 4 प्रकार के LSRW, ये ऐसे कौशल हैं जिसमें सभी विद्यार्थियों को महारत हासिल करनी आवश्यक है, जो कि उनकी विद्यालय स्तर में सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। ये प्रभावित कर, ये आप लिसनिंग, आपको सुनना आता है, आपको बोलना आता है, आपको पढ़ना आता है, आपको लिखना आता है, यही तो सिखाया जाता है ना बचपन से, वो चीज़ आता है, यानी कि सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। कौन बोला? एनसीएफ 2005। तो लिसनिंग स्किल की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम लिसनिंग स्किल की बात कर रहे हैं, तो LSRW है हमारा। तो सबसे पहले L की चर्चा कर लें कि आओ तुम क्या हो, आओ तुम्हें जान लें, हम आओ जान लेते हैं। तो लिसनिंग की बात करेंगे तो इट इज़ द रिसेप्टिव स्किल, इट इज़ द रिसेप्टिव स्किल। बिल्कुल हमें पता है, कौन सी बड़ी बात बता दी है तुम कि मैं रिसेप्टिव हूँ, हमें पता है। तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द रिसेप्टिव स्किल इन द ओरल मोड। सुन रहे हैं हम, सुन रहे, ओरल मोड, ओरली कर रहे हैं, याद रखना ओरल मोड, कीवर्ड क्या है? ओरल, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो लिसनिंग स्किल्स आर द वे टू हेल्प समवन लिसन समथिंग मोर इफेक्टिवली। ये जो सुनने का जो श्रवण कौशल है, ये क्या चीज को प्रभावित करता है कि आपने क्या किसी को सुना, क्या आपने किसी को सुना, लिसन समथिंग मोर इफेक्टिवली, ठीक है। यदि हमें सुनना आता है तो हमें यानी कि बातें वहाँ पे फिर चीज़ें आपके अंदर, यदि आप सुन रहे हो अच्छी तरीके से, यानी कि आपको चीज़ें फिर समझ में आएंगी, ठीक है। एज इट इज सेड, लिसनिंग इज द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन एक बोलने की प्रक्रिया तभी प्रारंभ होगी यदि आपको सुनना आ गया। यदि आपको अच्छा वक्ता बनना है तो उससे पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। क्या आपको सुनना आता है? सुनिए पहले, उसके बाद में बोलिए, ठीक है। तो लिसनिंग इसीलिए बोला गया कि सुना नहीं जाता। हम यदि 4 जन के बीच में बैठे, अरे रुको रुको रुको, पहले तुम मेरी सुनो, है ना। हम हमेशा बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो लिसनिंग इज द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। वन शुड गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स वर्ड्स, यानी कि हमें दूसरों के बातों पर, दूसरों के शब्दों को भी इम्पोर्टेंट देनी है। while having a conversation and listen to what they want to communicate. Listening is an active process of getting information, ideas, etc. Listening, यदि आपको यदि किसी की सूचना, किसी के भाव यदि आपको समझने हैं, ग्रहण करने हैं, तो वहां पे आपको एक अच्छी तरीके से आपको सुनना पड़ेगा। तो उसमें आपको सक्रियता दिखानी पड़ेगी सुनने में। यदि आपको किसी के भाव, विचार को यदि प्राप्त करना है तो आपको सुनने में सक्रियता दिखानी पड़ेगी, और यही यहाँ पे लिखा गया है। समझ में आया? आगे देखें। लिसनिंग सिचुएशंस क्या होती हैं, कैसे सुने, ठीक है। आप इतना बोल रहे हो, सुनो सुनो सुनो, सुन लेंगे, कैसे सुने, आओ समझते हैं। तो इंटरैक्टिव लिसनिंग करो। इंटरैक्टिव लिसनिंग करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ भाई? और एक होता है नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग। अरे ये 2 प्रकार के लिसनिंग क्या होती है, आइए देख लेते हैं ना। तो लिसनिंग कैसे सुने, तो एक इंटरैक्शन और एक नॉन इंटरैक्शन। मतलब क्या, तो आइए देख लेते हैं मतलब क्या। इंटरैक्शन, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हो रही है, फेस टू फेस, आमने सामने सुन रहे हो आप। टेलीफोन कॉल्स, फोन में बात कर रहे हो, सुन रहे हो, सुन लिए हम। इन विच वी alternately listen and speak, and in which we have a chance to ask for clarification. सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने?
तो आप बोल रहे हो इंटरेक्शन हो रहा है। क्या कहा आपने, यानी कि आप पूछ पा रहे हो, आप पूछ पा रहे हो। पार्डन प्लीज मीन्स रिपीट प्लीज, रिपीटेशन के लिए आप बोल रहे हो। फिर आप बोलोगे थोड़ा धीरे बोलिए ना, स्लोइंग डाउन, थोड़ा धीरे बोलिए ना। फ्रॉम अ कॉन्वर्सेशन पैटर्न, इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन आप सुन रहे हो लेकिन आप साथ में बोल रहे हो थोड़ा प्लीज थोड़ा रिपीट कर देंगे क्या। फेस टू फेस, टेलीफोनिक, ये सब क्या इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। याद रखना एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ो। तो नॉन इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, आप केवल सुन रहे हो, रेडियो दूर बैठे हम सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्म्स देख रहे हैं, लेक्चर्स ठीक है सुन रहे हैं, आपने कह दिया हमने सुन लिया, आपने कह दिया, वीडियो आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने डाल दिया, हमने सुन लिया, लेक्चर्स अटेंड हो गए हमारे, सरमन्स हो रहे हैं, ठीक है। सरमन्स मतलब कि जो समारोह होते हैं ना, जैसे कि लॉर्ड, यदि हम बात करें तो बुद्धा के सरमन्स होते थे, बुद्धा के सरमन्स होते थे, मतलब कि केवल कह दिया गया। यानी कि हम बात करें जैसे कि कथा प्रवचन होते हैं तो सामने में व्यासपीठ के द्वारा कह दिए जाते हैं। लेक्चर्स कोई दे रहा है, स्टेज लेक्चर्स हो रहे हैं तो वहां पे कह दिए जाते हैं, आप केवल बैठ के सुन ले रहे हो, ठीक है। तो इन सच सिचुएशन वी यूजुअली डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी, हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम कुछ बोल सकें, क्लैरिफिकेशन के लिए बोल सकें, या हम बोल सकते थोड़ा धीरे बोलिए, या फिर हम नहीं बोल सकते कि रिपीट कर दीजिए, हम नहीं बोल पा रहे, हम बोल रहे हैं हमने केवल सुन लिया, सामने वाले ने जो कहा हमने सुन लिया। बड़े बड़े जो स्टेज शोज होते हैं, बड़े बड़े स्टेज शोज होते हैं, वहां पे बोल देते हैं हो गया, आप सुन ले रहे हो। मोटिवेशनल स्पीक्स आजकल हम बहुत सुनते हैं ना, तो वहां पे आप बोल रहे, आप वहां पे नहीं बोल रहे हो, आप केवल सुन रहे हो, ठीक है। स्टेज में लोग परफॉर्म कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप बैठे बैठे यहाँ सुन रहे हो, वहां पे आप बोल नहीं रहे हो, वो नॉन इंटरेक्शन है। लेकिन इंटरेक्शन कब हुआ, जब आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन करो, जब आप टेलीफोन में बात करो, तो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन के साथ में आप बोल रहे हो, आप सुने लेकिन साथ में बोले प्लीज रिपीट कर देंगे क्या आप, मुझे सुनाई नहीं दिया अच्छे से, मुझे समझ में नहीं आया अच्छे से। तो ये इंटरेक्शन है। तो सुनना कैसे और कब आप बोल सकते हो, कब आप नहीं बोल सकते हो। हम तो आप हमारा तो हमने सुन बड़े अच्छे से लिया, बोलने के बारे में भी तो कुछ बता दो। तो आओ देख लेते हैं ना। तो एल कंप्लीट, एस में आ जाओ, एल कंप्लीट हो गया, काटो इसको। सुन लिया, बहुत सुन लिया, चुप करो अब तुम, अब बोलने के बारे में बताओ, बोलने के बारे में आओ देख ले। तो बोलना है यानी कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप एक उत्पादक हो, आप व्यक्त कर रहे हो, आप एक्सप्रेसिव हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि वहां पे प्रोडक्टिव स्किल है, वो आपकी एक्सप्रेसिव स्किल है, बोल रहे हैं हम बहुत सारी बातें, यानी कि आओ भाव भंगिमा, बहुत सारी मतलब कि ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं कि सीधा वो हमारे हृदय में जाते हैं कि मतलब यार एकदम छप गए, ऐसा कहा उन्होंने कि एकदम छप गए। तो छप गए यानी कि आपने प्रोड्यूस किया, आपने एक्सप्रेस किया। तो ये क्या है, ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल है, ये आपकी एक्सप्रेसिव स्किल है। लेकिन यहाँ पे भी मोरल मोड हो रहा है, ओरल मोड ऑफ कॉन्वर्सेशन, ओरल सुन बोला जा रहा है, बोला गया, ओरल है, एंड इट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ लर्निंग। यदि आपको पढ़ाई, यदि सीखना है, यदि अधिगम की यदि हम बात करें तो स्पीकिंग एक महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पीकिंग। तो स्पीच इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय मैनिपुलेटिंग द ईयर स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ द लंग्स। हाउ ब्यूटिफुल इट इज रिटन ना, यानी कि स्पीकिंग यानी कि जो हम बोलते हैं कि अंदर से जो यानी कि जो एयर स्ट्रीम आ रहे हैं, यानी कि अंदर से हमारे फेफड़ों से जो हमारी जो आवाजें, हम अलग अलग प्रकार हम कैसे बोल पा रहे हैं, है ना। हालांकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट ये बात है नहीं, इसको काट दो सीधा। बस इतना याद रखना कि ये प्रोडक्टिव होती है, एक्सप्रेसिव होती है, ये ओरल मोड है और क्रूशियल पार्ट ऑफ लर्निंग है, ठीक है। अब देखो, स्पीकिंग इज एन एक्ट ऑफ कन्वर्सिंग और एक्सप्रेसिंग वंस थॉट एंड फीलिंग्स इन स्पोकन लैंग्वेज, यानी कि जब हम भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को, हम अपने भावों को व्यक्त कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, वही तो बोलना है, वही तो बोलना है। टू स्पीक ऑफन इम्प्लाइज इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन, बोलना मतलब सूचना को क्या करना, प्रदान करना, देना, इम्पार्ट करना, फैलाना, है ना, समझ में आ रहा है। इट बी फ्रॉम इनफॉर्मल में
रिमार्क टू अ स्कॉलरली रिप्रेजेंटेशन टू अ फॉर्मल एड्रेस, यानी कि ये क्या हो सकता है, इनफॉर्मल से फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल से फॉर्मल, इनफॉर्मल से फॉर्मल मतलब कि क्या हो रहा है, यानी कि यदि हम देखें कि एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन की बात हो रही थी, अब फॉर्मली यानी कि हम बोल पा रहे हैं, हालांकि ये उतनी जहाँ पे जो ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं है। तो आप लोगों को याद क्या करना है कि अपने भाव को व्यक्त किया जाता है बोलने के माध्यम से। बोलना क्या है, तो एक प्रोडक्टिव स्किल है, एक एक्सप्रेसिव स्किल है। ओरल मोड ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि ओरली ये बातें हो रही हैं, और क्रूशियल यानी कि ओरल, ठीक है। देखिए आप क्या कर रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, बस हो गया, ठीक है। लेकिन ना आपके मन में ये बोलना भी तो 3 प्रकार से होता है, लेकिन वो कौन सा 3 प्रकार है वो भी तो बताते चलो, आओ देख लेते हैं। तो इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव का मतलब कि जैसे कि अभी हमने देख लिया फेस टू फेस, आमने सामने बोल रहे हो आप, ठीक है। टेलीफोन में भी तो आप बोल रहे हो ना, जी हाँ। which we are alternately which we are alternately listening and speaking, and in which we have a chance to ask for clarification, repetition flowing down from a conversation partner। आप जिस किसी से बात कर रहे हो, बोल रहे हो, वो आपको पहले हमने बोला था, आप सुन रहे हो, सुनते सुनते आप बोले समझ में नहीं आया, प्लीज बोलिए, ठीक है। अब आप बोल रहे हो, सामने वाला व्यक्ति आपको बोलेगा कि थोड़ा धीरे बोलिए, तो आप धीरे बोलोगे, बोलेगा जोर से बोलिए, तेज से बोलिए, तो आप तेज से बोलेंगे, बोलेंगे रिपीट करिए, तो आप रिपीट कर दोगे। समझ में आया, यानी कि फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन इंटरैक्टिव के कैटेगरी में आता है। उसके बाद में पार्शियली इंटरैक्टिव होता है। ये पार्शियली इंटरैक्टिव का मतलब क्या होगा, हमें समझ में नहीं आया, इसको बताओ तो थोड़ा सा, आइए देख लेते हैं। सम स्पीकिंग सिचुएशन आर पार्शियली इंटरैक्टिव सच एज when giving a speech to a live audience where the convention is that the audience does not interrupt the speech। यानी कि आप बोल रहे हो, जैसे कि हमारा एक लाइव सेशन हो रहा है, अब लाइव तो हो रहा है, लेकिन बोल दिया गया कि जब तक मैं पढ़ा रही हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप बीच में बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप केवल सुन रहे हैं, यानी कि आप बीच में बोलेंगे नहीं, यानी कि इंटरप्ट नहीं कर रहे हो आप स्पीच को। लाइव तो है हम, लेकिन आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे हो, तो वो पार्शियल इंटरैक्टिव है। वो क्या है, पार्शियल इंटरैक्टिव। बोलने का तो मौका ही नहीं मिला यार, बोल के अपने से बस बोल के निकल जाते हैं, तो बोलने का मौका नहीं मिला लेकिन लाइव थे, बोलने का मौका नहीं मिला लेकिन वो लाइव है। समझ में आया, यानी कि द स्पीकर nevertheless can see the audience and judge from the expression on their face and body language whether or not he or she is being understood। The speaker nevertheless can see the audience, इसके बावजूद can see the speaker क्या कर पा रहे हैं, ऑडियंस को देख पा रहे हैं, और judge from the expression यानी कि आप बोल तो नहीं पाए, लेकिन एक्सप्रेशन से समझ में आ गया ऑडियंस के कि इंटरेस्टेड नहीं है यार सुनने में, ये तो इंटरेस्टेड नहीं लगता है, समझ में नहीं आया क्या, दूसरे तरीके से बताते हैं। यानी कि वहां पे आओ भाव भंगिमा सुनने वाले के, वहां से हमें समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन ऑडियंस को चांस नहीं मिला बोलने का, चांस नहीं मिला, तो ये पार्शियली इंटरैक्टिव है। चांस ना मिलना पार्शियली इंटरैक्टिव है, ठीक है। फिर नॉन इंटरैक्टिव क्या होता है, नॉन इंटरैक्टिव मतलब फ्यू स्पीकिंग सिचुएशन में भी टोटली नॉन इंटरैक्टिव, यानी कि जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, रेडियो ब्रॉडकास्ट इन सब की, तो वो क्या है, वो पूरी तरीके से यानी कि आप केवल बोल के निकल गए। अभी हम सुनने का पक्ष देख रहे थे, अब हम बोलने का पक्ष देख रहे हैं, यानी कि आप रिकॉर्ड कर दो, डाल दो, हो गया, यानी कि वो नॉन इंटरैक्टिव थी, स्पीकिंग नॉन इंटरैक्टिव थी। तो हमने क्या देखा, स्पीकिंग की 3 कैटेगरी देखी, एक इंटरैक्टिव देखी, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रहा था, टेलीफोन में बात हो रही थी। हमने कहा कृपया धीरे बोलिए, रिपीट कर दीजिए, ठीक है, स्लो डाउन, रिपीट प्लीज, ठीक है, ये हम बोल रहे थे। साथ ही साथ हम बोल रहे हैं क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा और अच्छे से बता दीजिए। हम अलग अलग यानी कि बोल रहे थे, हम खुद बोल पाए, ठीक है, यानी कि सुनने वाला बोल पाया। फिर पार्शियली इंटरैक्टिव मतलब लाइव सेशन हो रहे हैं, लेकिन सुनने वाला बोल नहीं पाया, लेकिन सुनने वाले के आव भाव भंगिमा एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन से वक्ता को पता चल गया कि समझ में आया नहीं,
ठीक। फिर नॉन इंटरैक्टिव मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर दो, रेडियो ब्रॉडकास्ट, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं हम, बोल दिया हमने, रिकॉर्डिंग आपने बोल दिया, रिकॉर्ड कर दो, ठीक है, तो वो होता है नॉन इंटरैक्टिव। समझ में आया? आगे बढ़े। फिर रीडिंग स्किल होती है। रीडिंग स्किल क्या होती है? रिसेप्टिव स्किल होती है। रीडिंग स्किल क्या होती है? रिसेप्टिव होती है, रिटन फॉर्म में होती है, ठीक है। रिसेप्टिव स्किल इन रिटन, पढ़ क्या रहे हो, कुछ लिखा है उसी को तो पढ़ रहे हो, लेकिन अब तक जो LS पढ़ रहे थे ओरल था, सुन रहे हैं, उन्होंने बोला हमने सुना, हमने बोला उन्होंने सुना, ओरली हो रहा था, लेकिन पढ़ क्या रहे हो, जो लिखा है उसी को तो पढ़ोगे ना, तो रिटन फॉर्म है, और ये रिसेप्टिव है, ग्रहण कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। इट इज ए डिकोडिंग प्रोसेस। डिकोडिंग प्रोसेस यानी कि उसको समझना है आपको, विच अनेबल्स द लर्नर टू एक्सट्रैक्ट थॉट, पढ़ रहे हो फिर समझ रहे हो, डिकोड कर रहे हो, ठीक है। फैक्ट्स, थॉट्स, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिंटेड सिंबल। ये क्या लिखा है, 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 ये क्या है, ये क्या है, समझ रहे हो, ठीक है। प्रिंटेड सिंबल के माध्यम से ये क्या लिखा है, ये क्या है, समझ रहे हो ना कि क्या लिखे हैं, ये उनके सिंबल के माध्यम से रिटन फॉर्म में आप समझ रहे हो, रिसीव कर रहे हो आप, ठीक है। तो रीडिंग इज रेडली एक्सेप्टेड एज अ फोकस एरिया फॉर लैंग्वेज एजुकेशन, यानी कि ये एक ऐसा है कि पढ़ोगे नहीं तो भाषा को कैसे भाषा का ज्ञान अर्जन कर पाओगे, ठीक है। तो अ चाइल्ड्स एजुकेशन इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट, एक बच्चे की शिक्षा अधूरी मानी जाती है यदि बच्चे के पास में पढ़ने की क्षमता नहीं है, यदि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, यदि पढ़ने में बच्चा सक्षम नहीं है, तो यानी कि बच्चा शिक्षित नहीं है, ठीक है। बट इन इंडिया रीडिंग डज नॉट गेट एज मच इम्पोर्टेंस एज इट शुड गेट, यानी कि भारत में ना कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक थोड़ी सी विडंबना है कि पढ़ नहीं पा रहे, यानी कि रीडिंग को इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई, रीडिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, तभी तो बहुत सारे लोग आज भी यदि आप बच्चों से मिलोगे कि बच्चे नहीं पढ़ पाते, यदि आप उनको टेक्स्ट बुक दोगे तो नहीं बच्चे पढ़ पाएंगे, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो NCF 2005 का क्या कहना है? तो NCF 2005 का कहना है कि अब स्कूल सिलेबी यानी कि पाठ्यक्रम, ठीक है, सिलेबी आर बर्डन विद इंफॉर्मेशन एब्सॉर्बिंग एंड मेमोराइजिंग टास्क, सो प्लेजर ऑफ रीडिंग इज मिस्ड आउट, यानी कि इतना मोटा एक तो बुक बना दिए हो आप, ठीक है, इतने सारे फैक्ट्स डाल दिए हो उसमें, क्या पढ़ें, साइज देख करके पढ़ने का पूरा मन खत्म हो जाता है कि क्या पढ़े, इतनी मोटी बुक हमसे नहीं होगी, भाई छोड़ो हटाओ, नहीं पढ़ना, इतना क्या लिखा है, इतने फैक्ट्स याद कैसे होंगे, नहीं होंगे, तो इसीलिए हम पढ़ते नहीं है, साइज देख करके डर गए, हम पढ़ेंगे नहीं इसको। तो ये ऐसा कौन बोला? NCF 2005 का कहना है। तो अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअलाइज्ड रीडिंग नीड टू बी बिल्ट एट ऑल स्टेज इन ऑर्डर टू प्रमोट द कल्चर ऑफ रीडिंग। तो पढ़ने के लिए आप हर एक स्तर पर आप पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करो। आप शिक्षक, सहायक शिक्षक आप बनने जा रहे हैं, तो वहां पे अनिवार्य क्या है? अनिवार्य यह है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोलिए कि रीड करो बुक को, रीड करो बुक को, वो आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि बच्चे प्रत्येक स्तर पर बच्चों के लिए अनिवार्य है कि वो बुक को पढ़ना सीखें। तो इट रिक्वायर्स नर्चरिंग ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटीज लाइब्रेरीज। तो वहां पे स्कूल अच्छा होना चाहिए, स्कूल जहाँ पे ऐसा हो कि वहां पे लाइब्रेरीज में बच्चों को भेजो, तो वहां पे बच्चों की हैबिट होगी कि पढ़ें। हमारी विडंबना ये है कि हम जाते हैं तो लाइब्रेरी से बुक उठाते हैं और बुक में हम केवल पिक्चर देखने लगते हैं कि अच्छा ये फेरी टेल वाली बुक उठा लिए, ये उठा लिए, अब पलट के केवल पिक्चर देख रहे हैं उसमें, अच्छा ये यहाँ बना, ये ऐसा, तो वहां पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है हमारा, हम वहां पे पिक्चर देख करके इंटरेस्ट है, ये मोटू पतलू है, ये छोटा भीम है, ये है, ये ऐसा है, हमें ये केवल देख करके जान गए, हो गया बस, ठीक है। आगे बढ़ो। तो टाइप्स ऑफ रीडिंग भी कुछ होती है क्या? रीडिंग के भी कोई प्रकार होते हैं क्या? हाँ होते हैं। कौन से प्रकार होते हैं? साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होती है? रीडिंग इन एक्चुअल लाइफ इज मोस्टली साइलेंट रीडिंग, यानी कि एक्चुअल लाइफ में ना रीडिंग ना धीरे अब साइलेंटली होती है, ठीक है। तो साइलेंट रीडिंग क्या करता है? यानी कि आप साइलेंट रीडिंग करते हो ना, तो आप अर्थों को समझ पाते हो। अब बहुत बड़ हम बोलते हैं ना, तो बहुत जगह हम बड़बड़ा के निकल जाते, समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे साइलेंटली पढ़ो,
अर्थ को समझ करके, क्योंकि पुस्तकें हमसे बोल रही हैं, पुस्तकें हमसे बात कर रही हैं, वो क्या बात कर रही हैं आपको क्या पता, क्या बात करके चली गई। तो ध्यान से उसको पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, साइलेंटली पढ़ो ना, बड़ 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 आप ही बोल करके चले गए तो इंटरेक्शन हुआ नहीं, पुस्तकें बोल ही नहीं पाई, आप ही बोल के चले गए वहां पे। तो वो बोल रही है तो आप साइलेंटली उसको रीड करो, आप उसको साइलेंटली रीड करोगे तो मीनिंग आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक लाउड रीडिंग भी होती है, लेकिन तो लाउड रीडिंग क्या होती है, इट क्रिएट्स साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा का आवाज आता है, डेट आर सिग्निफिकेंट फॉर मीनिंग। लेकिन वहां पे बोला कैसे जाएगा, इसको एप्पल, APPLE, इसको एप्पल बोला जाता है, एप्पली नहीं बोला जाता। तो लाउड रीडिंग करो, लाउड रीडिंग से पता चलेगा। इसको बॉय बोला जाता है, इसको कैट बोला जाता है, कैट, कट नहीं बोल दिया आपने वहां पे, ठीक है, समझ में आया। मैट बोला जा, आपने मट नहीं बोला है वहां पे, ठीक है। तो वो लाउड रीडिंग में आपको अर्थ समझ में आएंगे, यानी कि डाटा सिग्निफिकेंट फॉर मीनिंग, यानी कि उनके मीनिंग के लिए वहां पे जरूरी हो जाता है। और लाउड रीडिंग क्या, किस में प्लस पॉइंट है, जैसे कि आपने मट नहीं कहा, जैसे कि रैट है, आपने रट नहीं कहा, रैट कहा, तो प्रोनाउंसिएशन के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पॉज लो, धीरे धीरे पढ़ो, है ना, ये नहीं बड़बड़ा के चलेगा नहीं। और मेक्स द रीडर कॉन्फिडेंट, जब आप जोर से बोल करके पढ़ोगे ना, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होगा, नहीं यार मैं तो पढ़ पाता हूँ, मैं तो पढ़ पाती हूँ, है ना। तो प्रॉपर मेथड ऑफ रीडिंग कैन लर्न बाय रीडिंग अलाउड, यानी कि आपको मेथड समझ में आ गया कि अच्छा इस तरीके से पढ़ना है। जैसे कि कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कॉमा है, फिर उसके बाद में फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे अल्प विराम, यानी थोड़ा रुको, पूर्ण विराम, फिर थोड़ा रुक करके पॉज दे करके धीरे धीरे कहाँ पे कौन सा पंचुएशन मार्क लगाए, कहाँ पे क्या है, किस तरीके, अल्लाह हुर्रा, तो यानी कि आप वहां पे व्यक्त कर रहे हो, भाव को व्यक्त कर रहे हो। तो वहां पे जोर से बोलोगे तो समझ में, साइलेंट रीडिंग की है तो ये चीज नहीं पता चलेगा, साइलेंट धीरे धीरे पढ़ ली। तो लाउड रीडिंग कहाँ पे हेल्प करती है, प्रोनाउंसिएशन में, पॉज में, रीडर्स को कॉन्फिडेंस दिलाने में, और साथ में कि मेथड क्या होता है पढ़ने का, पढ़ने का भी तो तरीका होता है ना, कैसे आप पढ़ सकते हो, तो उसके लिए लाउड रीडिंग है। फिर उसके बाद में आता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग में होता क्या है कि आप डेप्थ में चले जाते हो। डेप्थ में चले जाना मतलब कि टू रीड इन डेप्थ और इन डिटेल, यानी कि आप इन डिटेल पढ़ रहे हो, आप इन डिटेल, यानी कि आप उनके अर्थ, आप केवल पढ़ केवल निकल बोलते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि इसका मतलब कि आप डेप्थ रीडिंग कर रहे हो, आप इन डिटेल पढ़ रहे हो। इट इज द स्टडी ऑफ टेक्स्ट इन माइन्यूटेस्ट डिटेल, यानी कि उसके छोटे छोटे अर्थों को आप समझ रहे हो, वो इंटेंसिव रीडिंग आप वहां पे करते हो, अर्थो इन डेप्थ रीडिंग। लेकिन एक प्रकार की ना एक्सटेंसिव रीडिंग भी होती है। एक्सटेंसिव क्या होती है, ये ना नॉन डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट ऑफ अ बुक, यानी कि जो कुछ भी लिखा है बुक में आप उसको इतना डिटेल से नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आपने पढ़ लिया। जैसे कि हम जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हम टाइटल अच्छा टाइटल ये अच्छा ये ऐसा है कि यहाँ पे यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। अभी हमारे भारत देश में यदि हम देखें तो भारत को G20 की मेजबानी मिली है। तो हम मतलब आप समझ रहे हो, हम इतना डिटेल में नहीं गए वहां पे, हमने केवल उसकी हेडलाइंस को पढ़ लिया, कोई आर्टिकल हमने देख लिया, या फिर जैसे कि आप स्क्रॉल कर रहे हो, गूगल में आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आप बस हेडलाइन हम देख लेते हैं, हो गया, हाँ ठीक है समझ में आ, हम डिटेल में नहीं जाते, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, ठीक है। और इससे होता क्या है, दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग पैसिव वोकैबुलरी एंड ब्रॉड नॉलेज, यानी कि वहां पे लिखा है यूक्रेन रशिया क्राइसिस, तो क्राइसिस आया है, तो क्राइसिस में अच्छा ये शब्द आया, इसका मीनिंग देख लो, वोकैबुलरी को इंक्रीज करवा दी, यानी कि ऊपर में जब आप पढ़ लिए ना तो अच्छा ये एक मेन वर्ड है, वहां पे वोकैबुलरी, अब ठीक है कि अच्छा इसका मीनिंग ये होगा, समझ में आ गया, ठीक है, अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर एक्सटेंसिव रीडिंग कैन रीइंफोर्स कमांड ओवर इंग्लिश, यानी कि जब आपने एक्सटेंसिव रीडिंग की है ना, यानी कि आप केवल देख लिए कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस, यानी कि यहाँ पे इनके बीच में भिड़ंत चल रही है, इनकी ऐसी स्थिति आई है कि हाँ इतने दिन से लड़ रहे हैं ये जैसे कि आपने पढ़ा कोल्ड वॉर, देयर इज अ कोल्ड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, कोल्ड वॉर, यानी कि यहाँ पे ना बाहर में युद्ध दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इनके आपस में युद्ध चल रहा है। आपको यानी कि आपकी एक कमांड बन चुकी है इंग्लिश पे कि अच्छा इसका मतलब ये होता है,
समझ में आ रहा है, वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। यानी कि आपने केवल यहाँ पे देखा तो आपको अर्थ समझ में आ गया, यानी कि आपकी कमांड है कि आप एक शब्द से आप जान गए कि अंदर में क्या लिखा होगा, वो आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। यानी कि आप डिटेल में ना पढ़ के भी आप जान गए कि वहां पे अर्थ ये होगा। समझ में आ रहा है, तो वहां पे होता क्या है, यानी कि आपकी कमांड है इंग्लिश पे। ठीक, आगे यदि हम देखें कुछ मेथड भी होते हैं क्या इंग्लिश को पढ़ने के। जी हाँ, क्या मेथड होते हैं, सी एंड टेल मेथड और लुक एंड से मेथड। सी एंड टेल मेथड देखो और बताओ, लुक एंड से यानी कि देख करके हमने बता दिया। तो ये होता क्या है, ये होता है विद दिस मेथड चिल्ड्रन लर्न टू रिकॉग्नाइज whole word or sentence rather than individual sounds. Student is supposed to look at a picture and then utter the word related to that picture. Because of familiarity of pictures, children associate the word easily. जैसे कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए होता क्या है कि आप वहां पे पिक्चर्स दिखाते हो, आप वहां पे पिक्चर्स दिखा रहे हो, ठीक है, आप वहां पे पिक्चर्स दिखाए तो यहाँ पे एक चीज समझ में ये हमें आ गई, क्या चीज समझ में आ गई कि अच्छा ये क्या बात हो रही है, जैसे कि अब देखो ये यहाँ पे बच्चे समझ जाएंगे कि अच्छा ये पिक्चर देख रहे हैं, ये एप्पल है, ऑरेंज है, मैंगो है, ठीक है, ये बनाना है, तो यहाँ पे अच्छा फ्रूट्स की बात हो रही होगी, फलों की बात हो रही होगी, ठीक है। अब यहीं पे आप यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहे हो, ठीक, ये सब चीजें बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ये अब बच्चे समझ रहे, अच्छा आइसक्रीम की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही, अच्छा आइसक्रीम, अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम। तो यहाँ पे बच्चे ना लुक एंड टेल, तो बच्चे बता रहे कि एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, आइसक्रीम, कोन, ठीक है। तो ये सब क्या है, स्टूडेंट सपोज टू लुक एट द पिक्चर, यानी कि पिक्चर को देखेंगे और देन अटर द वर्ड रिलेटेड टू दैट पिक्चर, और उससे जो शब्द संबंधित है फिर उसके बाद में अटर करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि उन वो पिक्चर्स की फैमिलियरिटी से, यानी कि अच्छा ये इस तरीके का है, उससे वो क्या करते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। समझ में आया। फिर उसके बाद एट द नेक्स्ट स्टेप, यानी कि फिर दूसरे स्टेप पर क्या होता है, शॉर्ट सेंटेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स। फिर एक एक शब्द की जगह पे, जैसे कि यदि हम बात कर रहे हैं कि डैश इज ए टीचर, डैश इज ए टीचर, ठीक है, तो हम वहां पे क्या लिख रहे हैं, शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, ठीक है। और या फिर हम बोल रहे हैं कि सिंपल यदि हम बात करें कि वहां पे अब बच्चा सेंटेंस फॉर्म करना जान रहा है, सेंटेंस फॉर्म नहीं, यानी कि शॉर्ट सेंटेंस अब हम उनको इंट्रोड्यूस करें एक इंडिविजुअल वर्ड की जगह पे, एक इंडिविजुअल वर्ड की जगह पे हम अब उनको सेंटेंस दे रहे हैं। तो अ पिक्चर इज डिस्प्लेड एंड द लर्नर्स इज शोन अ शॉर्ट सेंटेंस रिलेटेड टू दैट पिक्चर, रिलेटेड टू द पिक्चर बाय मेकिंग वर्ड कार्ड्स, डिफरेंट सेंटेंस कैन बी क्रिएटेड। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि अब आप वर्ड कार्ड दिखा दो। वर्ड कार्ड क्या होता है कि हम कार्ड में कोई वर्ड लिखा रहता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे एप्पल, यहाँ पे इज लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, ये यहाँ पे फ्रूट लिखा है, ठीक है, ये अलग अलग वर्ड कार्ड है। तो बच्चे को बोलोगे एप्पल इज ए फ्रूट, एप्पल इज अ फ्रूट, यानी कि एप्पल क्या है, फल है, एप्पल एक फल है। समझ में आया। तो वर्ड कार्ड से वो सेंटेंस फॉर्म करने लगते हैं। ये क्या होता है, सी एंड टेल मेथड। देख करके बोल रहे हैं, वर्ड कार्ड दिखाओ उनको, अब वो बोलेंगे एप्पल इज ए फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे वर्ड कार्ड से सेंटेंस को क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस मेथड वाज एडॉप्टेड बाय अ साइकोलिंग्विस्ट बट इट टीच द लर्नर्स टू लर्न थ्रू रूट मेमोराइजेशन। यानी कि ये क्या, रोट मेमोराइजेशन, मैंने रूट गलती से बोला, रोट मेमोराइजेशन, यानी कि ये किसके द्वारा, भाषाविदों के द्वारा प्रयोग में लाया तो जाता है, लेकिन ये इसमें जो लर्नर्स टू लर्न थ्रू अ रोट मेमोराइजेशन, यानी कि रट्टा मारो ज्ञान, रट लेते हैं बच्चे, है ना। तो रोट मेमोराइजेशन इसमें होता है, यानी कि इसमें रटा जाता है। सी एंड टेल, यानी कि जानेंगे ही नहीं कि एप्पल है, तो जब देखेंगे तो कैसे बताएंगे कि ये एप्पल है,
समझ में आ रहा है? तो जानना, रोट मेमोराइजेशन इसमें होती है। तो लैंग्वेज एक्सपीरियंस मेथड भी कुछ होता है क्या? जी हाँ होता है, यानी कि एक ये दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार किस चीज का दूसरा प्रकार? तो हम पढ़ रहे हैं कि रीड कैसे किया जाता है, यानी कि मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय रीडिंग, पढ़ने से कैसे समझ में आए उसको हम देख रहे हैं। तो पहला है देखो बताओ, तो समझ में आ गया। फिर दूसरा होता है लैंग्वेज को एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस कैसे करोगे? तो द चिल्ड्रन सपोर्टेड this method supported children's concept of development and vocabulary growth while offering many opportunities for meaningful reading and writing activities through the use of personal experience and oral language। यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो मेथड है वो चिल्ड्रंस के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर रहा है, वोकैबुलरी के ग्रोथ में सहायक होता है और उनको ना कि उनको मदद करता है किसमें? कि मीनिंगफुल रीडिंग करें, यानी कि अर्थ के साथ में एक्सपीरियंस। तो भाषा को आप एक्सपीरियंस कब कर पाओगे? भाषा को एक्सपीरियंस तब कर पाओगे जब अर्थ उजागर होंगे आपके सामने, अर्थ आपको जब समझ में आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि थ्रू द यूज ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ओरल लैंग्वेज, यानी कि आप ये कुछ पर्सनल, जैसे कि हम कह रहे हैं आप लैंग्वेज को एक्सपीरियंस करो। जैसे कि हम बात करते हैं कि स्वर व्यंजन की, यदि हम बात करें स्वर और व्यंजन की बात करें, स्वर यदि आपको आ रही है, ठीक है, अ आ इ ई उ ऊ ए ये सब आता है, तो व्यंजन का लिखा रहेगा, तो क का की के कै को क कं कहा। समझ में? एक्सपीरियंस हमने किया कि अच्छा ये स्वर होते हैं, तो अब ये व्यंजन इस तरीके से बना लिए, का यानी कि वो उसको जोड़ा इस तरीके से जाएगा। फिर जैसे कि लिखना है कमल, क म ल आ म, तो आम, तो इस तरीके से, मतलब समझ रहे हो मैं हिंदी में आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हिंदी से आप रिलेट कर पाते हो, इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है, जिससे आप जो कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, जैसे कि हमने लिखा ABCD, हमने पढ़ लिया, लेकिन उसी ABCD को जोड़ करके आपने एप्पल भी तो बनाया, APPLE, नहीं, लैंग्वेज के एक्सपीरियंस, लैंग्वेज को अब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। हालांकि ये एक इसके अंदर आता नहीं है कि भाषा में आगे का लेवल है ये लैंग्वेज एक्सपीरियंस, जहाँ पे चिल्ड्रंस के कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाते हैं कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, और ये जहाँ पे बात होती है कॉन्सेप्ट की, वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, लैंग्वेज को एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, आपको इजीएस्ट वे में समझ में आया, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल को यूज किया है यहाँ पे। ठीक, दिस मेथड सपोर्टेड चिल्ड्रंस कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड वोकैबुलरी ग्रोथ while offering many opportunities for meaningful reading and writing activities through the use of personal experience and oral language। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट मेथड। कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट मेथड क्या होता है कि when learners initially learn to read, जब क्या कर रहे हैं, अधिगमकर्ता इनिशियली प्रारंभिक अवस्था में पढ़ रहे हैं, लर्न टू रीड, इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज बुक्स दैट रियली इंटरेस्ट देम। यदि आपको पढ़ना सीखना है तो क्या उठाओ, जो आपके इंटरेस्ट की पुस्तक है। यदि आपको पढ़ना सीखना है तो अपने इंटरेस्ट की पुस्तक को उठाना, तब तो आप उसको पढ़ सकोगे। अदरवाइज जैसे कि बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं आपको पता है? नॉवेल से उनकी इंग्लिश वो इंक्रीज कर लेते हैं। कैसे आपको पता है? क्योंकि ना नॉवेल में स्टोरी होती है, अब वो स्टोरी ऐसी होती है कि रहस्यात्मक स्टोरी है, ठीक है। अब वो वहां पे यानी कि वहां पे मीनिंग भी नहीं समझ में आता है, लेकिन समझ यानी कि एक एक वर्ड का हमें मीनिंग नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका ना अर्थ ये होगा। इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़ते जा रहे हो, डेप्थ में घुसते जा रहे हो, यानी कि कभी भी पढ़ना सीखो तो इंटरेस्ट की बुक उठाना। ठीक है, इफ बॉयज लाइक्स कार, चूज अ बुक विद पिक्चर्स एंड सिंपल वर्ड्स अबाउट। यदि बच्चों को कार पसंद तो ऐसी पुस्तक उठाओ जिसमें कार 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 हर जगह है, तो बच्चा बड़ा इंटरेस्ट के साथ में पढ़ लेगा। तो सम बुक आर स्पेशली रिटन टू सपोर्ट दिस मेथड। कुछ बुक ऐसे लिखी ही रहती हैं जो कि बिल्कुल इसी के लिए, जैसे कि हम बात करें हमारा इंटरेस्ट, यदि हमारा इंटरेस्ट है गार्डनिंग में, ठीक है, यानी कि बागवानी में हमारा इंटरेस्ट है, तो ऐसी बुक पुस्तक उठाओ जहां पे आपको किसकी पिक्चर्स दिखाई दें, आपको पेड़ पौधे इन सब की पिक्चर्स आपको दिखाई दें, तो गार्डनिंग के बारे में आप बड़े इंटरेस्ट के साथ में उसको पढ़ लोगे। अदरवाइज आप ऐसी पुस्तक उठा रहे हो, अब वो सोचो कि मैं पढ़ना सीख जाऊं, तो नहीं सीखोगे। यानी कि अपने इंटरेस्ट की पुस्तक उठाना,
तो तब आप पढ़ोगे। तो हमने 3 तरह से पढ़ा, यानी कि पढ़ा कैसे जाता है वो 3 लेवल, वो तरीका 3 होता है, देखो और बोलो, देखो बोलो, देखो बोलो, देखो बोलो, यानी कि रट लो, है ना। बहुत हद तक बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा ये तो इसके बाद तो ये होगा ही, तो बिल्कुल अपने को पता ही है, ठीक है, देखो बोलो, देखो बोलो। फिर होता है लैंग्वेज को एक्सपीरियंस करके, अच्छा ये ऐसा है तो ये आगे ऐसे बनेगा ही ये, ठीक है। फिर आगे, फिर उसके बाद होता है कंटेक्स्ट सपोर्ट मेथड, पढ़ो कैसे, जो इंटरेस्ट का हो वो पढ़ो, ठीक है। तो इंटरेस्ट की बुक उठाओ और पढ़ने लग जाओ, और ऐसे पिक्चर्स रहे हैं तो ऐसी बुक्स को उठाना। एक फिर लास्ट में हम आते हैं राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है ये, यानी कि जो अच्छी राइटिंग, अच्छा लेखन कौशल क्या करता है, अलाउ अस टू कम्युनिकेट and allow student to put their feeling and ideas on paper to organize their knowledge and beliefs into convincing arguments। या जब आप एग्जाम देते हो, जब आप, जैसे कि हम स्कूल की, कॉलेज की, और जब हम मेंस की बात कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल में मेंस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, यूपीएससी की बात कर रहे हैं, हम पीएससी की बात कर रहे हैं, मेंस लेवल एग्जाम की बात कर रहे हैं। एग्जामिनर आपको देख नहीं रहे हैं, तो एग्जामिनर आपको कैसे जज कर रहे हैं, आपके लेखन कौशल के माध्यम से, कि आप अपने विचारों को कैसे आप सुंदर तरीके से सजा करके उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हो। सजा करके यानी कि फूल पतझड़ ये नहीं बना देना, यानी कि आपका लिखने का तरीका, एक तो पहली बात लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि आप अपने थॉट्स को, आप अपने विचारों को कैसे, जैसे कि आपको पता है कि यदि हम बात कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में विवाद चल रहा है, विवाद यदि अब आपको उनके विषय में लिखना है तो पहले तो आप पृष्ठभूमि दो कि विवाद आखिरकार प्रारंभ क्यों हुआ, क्यों पहले, क्या है कारण, क्यों है कारण। जैसे कि यूक्रेन क्या था, सोवियत यूनियन का अंग था, यानी कि रशिया का एक पार्ट हुआ करता था, अलग हो गया, इसने अपने आप को अलग घोषित कर दिया, ये आपने पृष्ठभूमि बनाया। अभी का कारण क्या है, आप कारण लिखने लग गए। फिर उसके बाद में आप कंक्लूड कर दो कि इस तरीके से, यानी कि लड़ाई ही एकमात्र, यदि हम देखें तो लड़ाई ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है किसी से निपटने का। हम वार्ता के माध्यम से हम बाकी देशों का सहयोग ले सकते हैं। यदि 2 देश आपस में वार्ता करने को तैयार नहीं है तो बाकी देश यहाँ पे सहयोग कर दें, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध को विश्व जो है झेल नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि इसमें जनहानि होगी, धन हानि होगी, सब हानि होगी। तो आप अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हो, तो कैसे व्यक्त किए, आप लिख करके व्यक्त कर रहे हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, आप अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे हो लिखावट के माध्यम से, ठीक है। एक्सक्यूज मी, आगे बढ़ो। दे ऑल्सो लर्न टू कन्वे मीनिंग थ्रू वेल कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट, यानी कि यदि हमें ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि हम किस तरीके से किसी भी चीज को कन्वे कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने उदाहरण में आपको बता दिया, वही चीज लिखा हुआ है। इन इट्स मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म रिटर्न एक्सप्रेशन कैन बी एज विविड एज अ वर्क ऑफ आर्ट, यानी कि इतना सुंदर होना चाहिए। जैसे कि आर्ट वर्क होता है ना, आर्ट वर्क होता है, यानी कि पिक्चर्स ये सब बनाया जाता है, तो लिखावट और लिखने का तरीका भी ऐसा होना कि पढ़ने वाला बस यार एकदम दिल प्रसन्न कर दिया, यानी कि मतलब समझ रहे हो यार, आज तो दिन बना दिया, इतना बेस्ट इसने लिखा है इस बच्चे ने कि बहुत अच्छा पेपर इसका है। तो जांचने वालों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम सही सही दे कि देखो कैसे सटीक तरीके से कुछ नोट पॉइंट लिखना है तो कैसे देखो एक क्या बोलते हैं बॉक्स में लिखा है, कुछ डायग्राम इसको बनाना है तो इसने बॉक्स में बनाया है, और उसके बाद में उसने नीचे लिखा है कि फिगर क्या बता रहा है, फिगर किस बारे में, कि वहां बहुत बढ़िया है ये। तो ऐसे तो नंबर्स मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये एक क्या है, एक कला है, ये एक प्रकार की कला है, यानी कि जो आप लिख रहे हो तो एक प्रकार की कला है। तो ये as children learn the steps of writing and they build new skills upon old writing evolves from the first simple sentence to elaborate stories, यानी कि सिंपल सेंटेंस से प्रारंभ करो और आगे तो आप बहुत दूर तक जाओगे, स्टोरीज लिखोगे, एसेज लिखोगे। आजकल तो ब्लॉगर्स हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग्स लिखते हैं, तो ब्लॉगर्स, तो आप वहां पे भी अपने कौशल का आप प्रयोग बिल्कुल कर सकते हो। यदि आपको लिखना अच्छा लगता है तो आप
ब्लॉगर्स बन सकते हो आप लोग। और कितना अच्छा कि बहुत अच्छा आज की डेट में यदि हम देखें तो ब्लॉगिंग एक तो एक पर्टिकुलर अपने आप में एक क्या बन गया, एक प्रोफेशन है कि नहीं। तो ब्लॉगिंग आप बहुत अच्छा, आप एक बहुत अच्छे ब्लॉगर भी बन सकते हो, ठीक है। तो देयर आर द 4 स्टेप्स ऑफ राइटिंग स्किल, यानी कि 4 स्टेप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स क्या है, जैसे कि एक्सपोजिटरी। ये एक्सपोजिटरी क्या होता है भाई, समझ में नहीं आया बताओ तो एक्सपोजिटरी मतलब कि इसमें क्या, द मेन पर्पस ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग इज टू एक्सप्लेन। आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, यानी कि इट हैज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड राइटिंग स्टाइल, यानी कि सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमने वाला है, ठीक है। और विच ऑथर्स फोकस ऑन टेलिंग यू अबाउट अ गिवन टॉपिक, यानी कि ये टॉपिक है तो या फिर ये सब्जेक्ट है तो वहां पे वो उसके सब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी उसके विषय के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, एक्सप्लेन कर रहे हैं विदाउट वॉइसिंग देयर पर्सनल ओपिनियन। वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अपने विचार। जैसे कि आरक्षण, अभी हम देखें तो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। आरक्षण की यदि हम बात करें तो यहाँ पे सरकार कुछ बोल रही है, राज्यपाल जी कुछ बोल रहे हैं, अलग अलग समाज के लोग कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पे जो तथ्य है, जो विषय है, उसके बारे में आपको अवगत करवा दिया गया है। यहाँ पे कहीं पे भी मेरे पर्सनल विचार नहीं है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये होता है एक्सपोजिटरी। ये क्या है, एक्सपोजिटरी। एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ये आरक्षण का मुद्दा है, ये सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये राज्यपाल जी का कहना है, ये अलग अलग विभिन्न समुदायों का ये कहना है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये हाई कोर्ट का कहना है, ये ऐसा है, ये संविधान में ये लिखा है, बस हो गया। मेरे यहाँ पे कोई पर्सनल व्यू नहीं है, समझ में आ रहा है, मेरे कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं। ये एक्सपोजिटरी होती है। ये होता है लिखना, यानी कि हमने ये सब आपके सामने तथ्य प्रस्तुत कर दिया है, पढ़ लीजिए, जो जो आपको अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ दीजिए, आपकी इच्छा, हमने तो एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ राइटिंग। एकदम कॉमन टाइप है कि हम विषय के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, हम अपने विचारों को वहां पे नहीं लिख रहे होते हैं, ठीक है। दिस टाइप usually explain something in a process. It is often equipped with facts and figure. यहाँ पे केवल तथ्य, जैसे कि मैंने बताया ना कि तथ्य, ये हमारे संविधान का ये अनुच्छेद यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल इस तरीके की बात कहता है, ये आरक्षण का मुद्दा, ये वाला केस है, ये ऐसा है, वो है, ये है। फैक्ट्स और फिगर पे बात कर रहे हैं, हमारे कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं जा रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव क्या होती है, यानी कि आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। डिस्क्राइब कैसे कर रहे हो, इट इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग अ कैरेक्टर, एन इवेंट और अ प्लेस इन अ ग्रेट डिटेल। जैसे कि राम, ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं राम, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं रावण, ठीक है। अब डिस्क्राइब करो, राम कौन, यानी कि लॉर्ड राम कौन, रावण कौन, कैसे, पूरा डिटेल दे रहे हो आप। जैसे कि आप गए हो पुरी, तो पुरी में आप पूरा कहाँ घूमे, उड़ीसा में मैं यहाँ गया, उड़ीसा में ना एक स्थान है पुरी में लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल है, वहां पे ना कोणार्क भी है, उड़ीसा में कोणार्क भी है, भुवनेश्वर भी है, साक्षी गोपाल मंदिर भी हम विजिट करेंगे, चिल्का लेक भी हम जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु जी की वहां पे स्थली है। तो आप डिस्क्राइब कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर प्लेस को क्या करो, ये होते हैं डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब कर रहे हो। आप किसी इवेंट को, किसी कैरेक्टर को आप डिस्क्राइब करो। आप राज्योत्सव में गए, आप डिस्क्राइब करो, वहां पे ना मैं मेले में गया था, ये हुआ था, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये यहाँ पे ये स्टॉल लगा था, ऐसा लगा था, ये है, समझ में, डिस्क्राइब, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक। आगे बढ़ो। पर्सुएसिव, ये पर्सुएसिव क्या होता है, यानी कि आप किसी को पर्सुएट कर रहे हो, आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, आप किसी को कन्विंस करो। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आरक्षण, रिजर्वेशन का पॉइंट ऑफ व्यू, रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में यदि हम बात करें कि यदि कोई बहुत ही ज्यादा लॉ का जानकार है, तो लॉ का जानकार व्यक्ति क्या बोलेगा कि ये ऐसा है, ये है, वो है, यानी कि आपको अपने विचार में वो आपको सम्मिलित कर रहा है, यानी कि आप उसकी तरह सोचो, आप उसकी तरह। पर्सुएसिव क्या होता है, वो आपके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल हो जाता है, यानी कि वो आपके ऊपर कंट्रोल मतलब वो अपने लेखन के माध्यम से वो आपको विवश कर देता है कि आप उसी की तरह सोचने लग जाओगे, समझ में आया। तो वो पर्सुएसिव है, यानी कि इट कंटेन्स ओपिनियंस एंड बायसेस ऑफ द ऑथर, यानी कि यहाँ पे अब लेखक के अपने विचार आ जाते हैं, अपने विचार आएंगे, ठीक है। इट कंटेन्स जस्टिफिकेशन, ना केवल विचार आते बल्कि वहां पे तर्क भी दिए जाते हैं। देखो हम ये कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं, ये कारण है,
ये कारण है, रीजनिंग, तर्क आ गया, सो दैट पीपल मे एग्री विद, यानी कि आप तो ना तो करें हाँ यार बात तो सही कह रहा है, बात तो पते की है यार, बात तो इसने सही कही है, ये ऐसा है वैसा, सब अपने अपनी दाल गलाने में लगे हैं, लेकिन हम बच्चों के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है, बात तो इसकी सही है। समझ में आ रहा है? तो पर्सुएसिव है ये। तो दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज ऑफन यूज्ड इन लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, यानी कि जब आप कहीं पे कंप्लेंट कर रहे हो उसको, तो आप सामने वालों को प्रस्तुत कर रहे हो ना, कंप्लेंट दे रहे हो, तो व्यक्ति सोच रहा है आपके स्तर पर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट्स हो गया, कमर्शियल्स हो गए, कवर लेटर हो गया, न्यूज़पेपर ओपिनियंस हो गया, एडिटोरियल्स जो आते हैं वो क्या होते हैं, आप एडिटोरियल, संपादकीय जिसको कहते हैं हम, पेपर में देखना अंदर में रहता है संपादकीय, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग जानते होंगे एडिटोरियल्स को, संपादकीय को। वहां पे हम क्या कर रहे होते हैं कि जो ऑथर रहता है वहां पे वो अपने विचार को व्यक्त करते हैं और हम भी उन्हीं की तरह सोचते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये होता है परसुएसिव। फिर आता है नरेटिव। नरेट करना मतलब होता है कि द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप इज टू टेल अ स्टोरी, जैसे कि नॉवेल्स हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हो गया, ठीक है, पोइट्री हो गया, बायोग्राफिक्स, कैन ऑल फॉल इन द नैरेटिव राइटिंग स्टाइल। सिंपली नैरेटिव टाइप ऑफ राइटिंग आंसर द क्वेश्चन व्हाट हैपेंड देन। नॉवेल्स पढ़ो ना, कभी नॉवेल्स पढ़ोगे ना तो जानोगे, नॉवेल्स पढ़ोगे तो इसके बाद वो स्टार्ट कैसे करेंगे, बड़े शांत तरीके से स्टार्ट होगा, उसके बाद में ये ऐसे हुआ, एक पन्ना खुला, फिर अरे इसके बाद में क्या हुआ होगा, तो आप दूसरा पन्ना खोल, इसके बाद में क्या हुआ, तीसरा पन्ना, ऐसे ही करते करते आप इतनी मोटी नॉवेल को पढ़ डालोगे, लास्ट में आपको पता चले अच्छा ये हुआ था। वो इतने इंटरेस्ट के साथ में नॉवेल्स लिखे जाते हैं ना कि आप आखिरकार लास्ट पेज तक तो पढ़ोगे ही आप, नॉवेल्स को पढ़ो, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो, ठीक है, बायोग्राफिक्स पढ़ो। तो बायोग्राफिक्स पढ़ते हैं ना, तो बायोग्राफिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो अभी आपने सुना, मतलब कि मैं आपको ना मतलब कि डेली लाइफ से मैं आपको रिलेट करके बताती हूँ। यूट्यूब का एक चैनल है जोश टॉक्स, वहाँ पे ना वो बुलाते हैं, ठीक है, लोगों को बुलाते हैं कि यानी कि सक्सेस स्टोरी वो अपनी वहाँ पे आकर के बताते हैं। जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो ना छोटा सा, मुश्किल से 20 या 30 सेकंड का एक छोटा सा पहले क्लिप चलाते हैं, यानी कि वहां पे ना आपका इंटरेस्ट जग जाएगा कि अंदर में क्या बोलेंगे, तो आप वो पूरा यानी कि 20 मिनट का 30 मिनट का आप वो पूरा सुनोगे। क्यों? क्योंकि वो 20-30 सेकंड में पहले एक छोटी सी क्लिप दिखा देंगे। शॉर्ट स्टोरी, बायोग्राफी, समझ में आ रहा है, शॉर्ट एक छोटा सा दिखाएंगे कि अच्छा इनके साथ ये हुआ था, क्या हुआ होगा फिर, तो आप वो पूरा 20 से 30 मिनट फिर आप सुनोगे ही। ये होता है नैरेटिव, ठीक है। व्हाट हैपेंड देन, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वो होता है नरेट करना। क्लियर, समझ में आ रहा है कि ये होता है राइटिंग के गुण। फिर कुछ अप्रोच होते हैं राइटिंग के, ये कैसे लिखा कैसे जाए, तो कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग, यानी कि लर्नर्स आर फर्स्ट गिवन सेंटेंस एक्सरसाइज, देन पैराग्राफ, यानी कि पहले बच्चों को सेंटेंस लिखवाए जाते हैं, यानी कि सेंटेंस लिखो, ही इज कमिंग, शी इज गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, छोटे छोटे सेंटेंस दिए गए। फिर उसके बाद पैराग्राफ में आ गए, देन पैराग्राफ टू कॉपी और मैनिपुलेट बाय चेंजिंग क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, सिंगुलर से प्लूरल, प्रेजेंट से पास्ट से प्रेजेंट। तो इस तरीके की धीरे धीरे ये क्या फ्री राइटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्री राइटिंग, यानी कि इसके बाद ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये पैराग्राफ, यानी कि सेंटेंस से पैराग्राफ आएंगे, पैराग्राफ से अच्छा ये ऐसे बन गया, ये ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद में पास्ट प्रेजेंट, फिर पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट, फिर फ्यूचर, इस तरीके की राइटिंग होती है, फ्री राइटिंग कहलाती है। कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग, फिर उसके बाद में कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका पूरा कंट्रोल है कि इसके बाद में प्रेजेंट से पास्ट में गए हैं, पास्ट से प्रेजेंट में आए हैं, क्वेश्चन से आंसर में आए हैं, सिंगुलर से प्लूरल में गए हैं। समझ में आ गया? फिर फ्री राइटिंग क्या होती है, जहां पे टू राइट फ्रीली, यानी कि आप बिल्कुल लिखे पढ़ो विदाउट वरिंग अबाउट द स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। लिखे जा रहे हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, हम लिखे जा रहे हैं, पहले वाला कंट्रोल है। इसको जैसे कि बोलते हैं ना कि चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। फिर सिंगुलर टू प्लूरल बनाओ, फिर उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म टू सेकंड फॉर्म बना दो, सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म बना दो। तो ये क्या है,
ये होती है कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग, यानी कि जो बोला गया उसी को करना है आपको। लेकिन फ्री राइटिंग मतलब कि एक टॉपिक दे दिया, आप लिखे पढ़ो लिखे पढ़ो लिखे पढ़ो, यानी कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि मैं रीड को क्या लिख रहा हूँ, रीड को रेड लिख रहा हूँ, राइट को मैं राइट लिख रहा हूँ, ये फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन लिखे पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं। तो लर्नर्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कहाँ पे कि अपने को ना बस अपने भाव व्यक्त हो जानी चाहिए हमारे दिमाग में। फिर बहुत सारे थॉट लिखने बैठोगे ना, फिर बहुत सारे अच्छा ये थॉट है, ये थॉट है, ये तो अपन लिखे पढ़े विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। फिर पैराग्राफ पैटर्न होता है। पैराग्राफ पैटर्न में क्या होता है कि द लर्नर्स आर गिवन अ फ्रीडम टू राइट अ पैराग्राफ चूजिंग सेंटेंस ऑन देयर ओन, कि पैराग्राफ तो लिख लो, पैराग्राफ लिखो, सेंटेंस अपने से बना लो, अपना सेंटेंस लिख, अपने सेंटेंस के माध्यम से पैराग्राफ बना लो। तो कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग मतलब कि परिवर्तन करना, एक्टिव टू जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक्टिव से पैसिव बनाओ, पैसिव से एक्टिव बनाओ, पास्ट से प्रेजेंट बनाओ, प्रेजेंट से पास्ट बनाओ, ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है आपका कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग। फिर उसके बाद फ्री राइटिंग की कैटेगरी में जो लिखे पढ़ो लिखे पढ़ो लिखे पढ़ो, नो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, नो स्पेलिंग, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, ऑल दैट, ठीक है। पैराग्राफ मतलब कि सेंटेंस अपने से बना लेना, लेकिन पैराग्राफ में ही लिखना है आपको, ठीक। फिर उसके बाद में आता है ग्रामेटिकल करेक्ट राइटिंग, लिखो लेकिन व्याकरण की दृष्टि से तो सही लिखो। तो यहाँ पे क्या है, when learners have learned writing sentence or paragraph, जब उनको सेंटेंस लिखना है, पैराग्राफ लिखना, they are asked to follow grammar syntax approach, that is writing sentence which are grammatically correct, यानी कि लिख रहे हो लेकिन सही लिखो ना, लिखते तो बड़ा अच्छा हो लेकिन सही लिखो ना, इतना तो लिख रहे हो लेकिन सही सही, जब तुम सेंटेंस फॉर्म कर ले रहे हो, पैराग्राफ में लिख रहे हो, सब कुछ तो लिख रहे हो लेकिन सही सही लिखो तो क्या जाएगा तुम्हारा। तो एक कैटेगरी क्या होती है, ग्रामेटिकल करेक्ट राइटिंग। फिर आता है प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच का मतलब राइटिंग एंड री राइटिंग इन मेनी स्टेज, यानी कि द आइडियाज आर जनरेटेड, यानी कि भाव आए, विचार आए, वो व्यक्त हुए, ड्राफ्ट हुए और अगेन रीड्राफ्टिंग इज अलाउड, लिखे दोबारा लिखे, ठीक है। यानी कि द राइटर फर्स्ट कलेक्ट आइडियाज, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, देन ही एक्चुअली ड्राफ्ट एंड ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टेड आइडियाज, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। आफ्टर दिस व्हाटएवर द ऑथर हैज रिटन, रिवाइज्ड एंड रीड्राफ्टेड। जैसे कि आप कोई पुस्तक बना रहे हो, तो पहले तो आपने सब चीजें, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स आपने पूरा कलेक्ट कर लिए, आपने लिख दिया, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद में आपने ड्राफ्ट किया, आपने लिख दिया। फिर उसके बाद में यार लिख तो दिया, एक बार चेक कर लेंगे यार लिखा सही है कि नहीं। तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, आप वहां पे रीड्राफ्ट कर रहे हो, यानी कि दोबारा देख रहे हो सही लिखा है कि नहीं हमने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये चीज छूट गया था, अच्छा यहाँ पे ये चीज छूट, तो आप कलेक्ट किया, ड्राफ्ट किया, रीड्राफ्ट, ये प्रोसेस अप्रोच, ये एक प्रक्रिया है, ये क्या एक प्रक्रिया में हम चलते हैं। तो हम चले और अब आ करके हम कहाँ पे आ गए, हम थैंक यू में आ गए। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होगा। आशा है कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण क्लास थोड़ी अनियमित हो रही है, तो मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी, लेकिन स्वास्थ्य मैं मतलब जैसे ही पूरी तरीके से मैं ठीक हो जाती हूँ हमारी क्लासेस एकदम प्रॉपरली होंगी। और इसी के साथ में मैं आज की क्लास को भी एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। लेकिन बताया मतलब कि मैंने स्टार्ट हुआ था जब हमारा सेशन, थोड़ा सा समय लूँगी, जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बोल पाऊँगी या नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मुझे बोलने में ही परेशानी हो रही है। लेकिन ना जब मैं इस फ्लो में जब मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे आपने मतलब ये चीज़ को फील भी किया होगा कि मैं खुद उसको एंजॉय करने लगी कि हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे क्या बोलने में दिक्कत हो रही है ना, मैं बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ मेरी आवाज़ भी बहुत धीरे धीरे थी। लेकिन फिर नहीं यार, अपने को करना है एनी हाउ, मतलब कि करना है, बस हमारा जो सेशन है वो बेस्ट जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद फ्लो बस स्टार्ट हुआ। आशा है कि वो मेरा एक प्रयास आपको अच्छा लगा हो और कहीं पे भी आप लोगों को ये फील ना हुआ हो कि तबीयत सही नहीं है, ठीक है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था, आशा है कि अच्छा लगा हो। इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन तक के लिए। ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।